दूसरे दिन योग कराया। अब पहला सत्र का यहाँ समापन। और दूसरे सत्र में हम प्राणायाम करते रहे, योग, कपालभाति, अनुलोम विलोम हम सब लोग करते रहे, सूक्ष्म व्यायाम करते रहे। और आज हम सुनेंगे एक ऐसे बहन को जिन्होंने इतिहास रचा है। भाई तो हमेशा किसान तो किसानी करते हैं, लेकिन एक बार महानगर से, एक अच्छे परिवार से, जहाँ ऑफिशियल परिवार जो किसानी नहीं करते हैं, और वो जब अपनी ससुराल में जाती हैं तो वहां पर उन्होंने देखा कि हमारे ससुर दादाजी और हमारे यहाँ खेती होती है, तो उन्होंने उस खेती को ऑर्गेनिक खेती में कैसे बदला और कैसे संघर्ष किया, और आज जो है पूरे बुंदेलखंड में ही उनकी गूंज है। तो ऐसे मैं आज के जो कल भी उनको हमने सुना था, आज हमारा युगाहर कार्यक्रम का 1660वें दिवस में आदरणीय श्रीमती वसुधा मेहता जी, जो नई दिल्ली से हैं और प्राकृतिक एवं जैविक खेती पर वार्ता कल उन्होंने की है। और कल बहुत सारे सवाल आए थे हमारे भाई बहनों के, वो हम आज उनके सवाल भी लेंगे। तो मैं बहन जी के बारे में बताना चाहता हूं कि यह हमारी आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी की बेटी हैं, जिन्होंने जब ससुराल में दे देते हैं तो उन्होंने ससुराल का परिचय दिया था। कल कल उन्होंने मेहता परिवार का ही परिचय दिया, अपने दादा का, अपनी दादी का, मतलब ससुर सास का, सबका उन्होंने। लेकिन आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये हमारे डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी की बेटी हैं, वसुधा हैं। और जो अपने मत चूंकि आपके पिताजी जजेस रहे हैं, आदरणीय कौशल किशोर भारद्वाज जी, तो और हमारी इनकी पूज्य माता जी डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी हैं, जो लगातार हमारे युवा कार्यक्रम के एक नींव के पत्थर के रूप में काम कर रही हैं। और बड़ी प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है कि आपकी अपनी बेटी जो है दमोह में बांदकपुर, जो हमारे शंकर भगवान का जो एक प्राचीन स्थल है, वहां पर एक ऑर्गेनिक जो है खेती कर रही है, 25 एकड़ खेती और आधुनिक खेती। और उन्होंने जो जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह जो बनाती हैं, वो महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं, जिला दमोह के किसानों को प्रशिक्षण दे रही हैं। वहां पर पूरा जिला प्रशासन, कलेक्टर से लेकर सब आते हैं वहाँ। हमने देखा है, कई वीडियो देखे हैं, इनके यूट्यूब चैनल पर देखे, हम सब लोग देखे। कल मैंने आज की इनकी रिकॉर्डिंग आज भेजी है, हम ग्रुप में डालेंगे। तो मैं निवेदन करता हूं आदरणीय वसुधा जी से कि आप, जब एक शहर की बेटी हमेशा पिज्जा बर्गर पर निर्भर रहती हैं और आधुनिक उसमें रहती हैं, कभी खेती तरफ देखती नहीं, अगर खेत को देखती है अरे ये किसानी, इसको मतलब एक नफरत टाइप का देखती हैं, और किसान को एक निरस्त भाव से देखती हैं। उस काम में आपने कैसे इंटरेस्ट लिया और उसको आपने आगे बढ़ाया ही नहीं, आपने जो मोटिवेट कर रहे हैं, जो किसानों को प्रशिक्षण दे रही हैं, किसानों को खाद वितरण कर रही हैं, और यहाँ बड़े महानगर दिल्ली में भी आप जो है लोगों को प्रेरित कर रही हैं, इस महान कार्य के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप जरूर अपनी, चूंकि हमारी बहनें इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं और भाई जुड़े रहते हैं, ताकि वो प्रेरणा लें कि आपके मन में कैसे आया और उससे आज आपको कैसा लग रहा है। आदरणीय वसुधा मेहता जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, आए और अपना वक्तव्य प्रदान करने कष्ट करें। ओम। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा मेरा परिचय दिया। यहाँ पे उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को एवं सहभागियों को मेरा फिर से नमस्कार है। जैसा कि मैंने कल हमारी डिटेल जर्नी एक बताई थी, आज मेरे साथ शिवम एवं कुरेरिया जी भी जुड़े हुए हैं। कुरेरिया जी थोड़ा दमोह से भोपाल के रास्ते में है, नेटवर्क आगे पीछे होने के कारण हो सकता है वो वीडियो ना कॉल चालू कर पाए, बट वो प्रश्न उत्तर के लिए बिल्कुल यहाँ पे उपस्थित हैं। आपने जैसा कि बोला कि कैसे मैंने खेती की और अपना रुझान किया शहर में रहते हुए। आप सभी मेरी माता जी को जानते हैं, उन्हें किस तरीके से वो यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, तो बस ये उन्हीं के मम्मी पापा के ही वैल्यूज हैं कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। इससे पहले कि हम प्रश्न उत्तर शुरू करें, कल मैंने काफी कुछ हमारे बारे में बताया था कि कैसे मैंने ये खेती शुरू करी, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। कल लेकिन फोटोज में सब डिटेल नहीं पता चला था। मैं चाहती हूँ शुरू के 5 मिनट मैं अपने फार्म की फोटो दिखाना चाहूंगी आप सभी को, ताकि उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये एरियल व्यू हम दिखा रहे हैं। आप
है, जिसमें कि हमने, जैसे मैंने कल बताया था कि हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह के लिए गहरीकरण कराए थे। ये सब जो कुएं दिख रहे हैं और साइड में, और ये यहाँ पे जो बड़ा तालाब दिख रहा है, ये बलराम तालाब है जो हमने खुदवाया था। ये हमारे पूरे खेत का क्षेत्रफल है। ये कुएं भी हमने गहरे कराए। ये जो बड़ा कुएं के साइड में जो जमीन दिख रही है वो बेसिकली तालाब है। वहां पे हम बरसात का पूरा पानी, यहाँ पे जहाँ पे कर्सर चल रहा है, पूरा पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है। और अभी आने वाले समय में हम इसको और 70 से 80 फीट गहरा कराने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके आगे जी, ये हमारा, ये मेन रोड पे पड़ता है। तो अच्छा, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं नीली छत जो है, ये हमारी गौशाला है, अभी हमने नया निर्माण किया था, जिसमें अब हम 30 से 35 गाय अच्छे से बांध सकते हैं। उसके साथ में ही हमने भूसा गोदाम बनाया है। ये हमारी वर्मी कंपोस्ट यूनिट जो आप देख रहे हैं, ये थोड़ा पहले का फोटो है। आज की तारीख में हमने इसमें और बहुत हमारे वर्मी कंपोस्ट बेड्स भी बढ़े हैं, और साथ ही में हमने इसके आसपास गन्ने उगा दिए हैं। तो इससे एक बाउंड्री वॉल भी उसकी बन गई है, उसमें छाया भी मिलती है, साइड से कोई घुसता नहीं है, जानवर वानवर या गाय एकदम से नहीं घुस पाती हैं। और साथ में हमारे वो जो है स्पेस यूटिलाइजेशन भी हो रहा है। आगे करें। ये सब सब्जियों की खेती जो हमारे समय समय पे हम करते रहते हैं, और ये पूर्ण तरह से हमारी जैविक खेती होती है। और हमारी जमीन में इतना बदलाव आया है कि पहले हमने जो छोटा रोटावेटर ट्रैक्टर खरीदा था वो चलता नहीं था, आज की तारीख में वो बहुत आसानी से चलता है। ये जो आप घर देख रहे हैं, ये जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि 1930 में ये जमीन मेरे दादा ससुर ने खरीदी थी, और ये घर तब का बना हुआ है। और आप देखिए, ये मिट्टी का बना हुआ घर है, और इसकी मजबूती देखिए कि आज उसी तरीके से खड़ा हुआ है। और इसमें हमारे यहाँ जो हमारे सब हेल्पर्स हमारे खेत में काम करते हैं, वो सब इसमें ही रहते हैं। और मेरे ससुर जी बताते हैं कि 1960 या कहीं प्लेग बहुत फैला था, उस समय उन लोग भी इसी घर में आके रहे थे उससे बचने के लिए। 2 महीने तक इस घर में रहे थे। तो हर चीज से कुछ बहुत कहानियां जुड़ी हुई हैं। ये सब आप देख रहे हैं, ये हमारे खेत की बहुत ये सब्जियों का वो है। थोड़ा सा शिवम, ये हमारे यहाँ पूरी तरीके से देसी गाय है। हम इस पे नहीं जाते हैं कि हमें ज्यादा दूध की पैदावार हो। जितना दूध देती है गाय उसको हम इस्तेमाल करते हैं, किंतु हमारे लिए गोबर और गौमूत्र जो है विशेष महत्व हमारे लिए उनका है। हम गायों के ऊपर ये प्रेशर नहीं डालते कि ज्यादा दूध मिले तो हम इंजेक्शन लगाएं, या इस तरीके का हम कोई भी कदम नहीं उठाते हैं। ये सब हमने कुछ, जैसा कि मैंने बताया कि हम वृक्षारोपण भी हमने बहुत कर रखा है, अनार के, नींबू के, अमरूद के, ये सब हमने पेड़ लगाए हुए हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। बाउंड्री पे हमने कुछ बांस के पेड़ लगाए हैं। और अभी काफी काम जारी है, क्योंकि जिस तरीके से कि मैंने बताया कि हमने जैविक के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, तो उसमें हमें बोला गया है। ये हमारी गौशाला है, ये अंदर से आप देख रहे हैं। और तो ये काफी बड़ी है, इतनी डबल है। उसके साथ में भूसा गोदाम है। हमने थोड़ा सिस्टमैटिकली, यहाँ से ऑटोमेटिकली हमारा गौमूत्र जो है, ये गौमूत्र पीछे की तरफ टंकी में इकट्ठा हो जाता है। शिवम, इसमें एक ये पे थोड़ा सा वो करें फोकस। वैसे शायद आप में सब कई लोग जानते होंगे। ये जो शिवम, वापस पीछे जाना। एनीवे, ये गौशाला में अगर आप देख रहे हैं तो हमने ये पॉलिथीन में पानी लगा के टांग रखा है। ये एक बहुत अच्छा उपचार है। यहाँ पे गौशाला में मक्खियां, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बहुत होती है। इसको टांगने से मक्खियां, जो भी इससे रोशनी निकलती है उससे रिफ्लेक्ट होती है, तो इससे हमारे गौशाला में मक्खियों की संख्या बहुत कम है। तो ये हमने एक देसी जुगाड़, देसी उपचार किया है गौशाला में। इस तरीके की कुछ कुछ चीजें हम करते रहते हैं। ये सब ये बाकी आप देख रहे हैं कि हमारी जो जैविक खाद वगैरह बनती है, ये सामने से हमारी गौशाला है, इधर भूसा गोदाम है। और ये सामने का जो एरिया है, अभी हम इसको डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि दिन के बीच में हमने पेड़ों त्रिवेणी लगाई है, जिसमें बड़ का, पीपल का और नीम का पेड़ लगा रहे हैं, ताकि आगे आने वाले समय में यहाँ पे हमारी गैयाओं को हम खुला छोड़ सकते हैं, जिसे खुद खाद कहते हैं। वो भी वहां जहाँ पे वो घूमती हैं जीव, वहीं पे गौमूत्र, गोबर, ये सब रहता है, तो वो एक बहुत अच्छी खुद खाद बन जाती है।
ये सब आप देख सकते हैं, ये सब इसका निर्माण हम लगातार करते रहते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन भी देते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने ये सब तैयार कर रखा है। ये साइड में यहाँ पे केचुए, इस साइड में हमने ये वाले जो ग्रीन वाले बेड्स रखे हैं, इसमें हम केचुआ पालन करते हैं। तो ये यहाँ पे एक परमानेंट छाया रहती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं जो प्राकृतिक खेती से जुड़े, कि केचुओं के छाए में वो सबसे अच्छे, जब छाया रहती है तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। ये सब हमारी फसलें और इस सब का, ये पीछे आप देख सकते हैं गन्ने वगैरह लगे हैं। शिवम थोड़ा सा उधर मंदिर का आप वो वाला दिखा दो, वाला फोल्डर दिखा दीजिए। यह मैं इस उद्देश्य से दिखा दे रही हूँ कि इससे भी रिलेटेड, जैसे कि आज प्रश्न उत्तर सेशन है मेनली हमारा, तो इससे भी रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। मैं बताना चाहूंगी, मंदिर में हमने कोरोना के बहुत पहले, एक्चुअली 10-12 नहीं 15 साल पहले दिल्ली में एक किसी संस्था ने अभियान चलाया था कि रुद्राक्ष के पेड़ लगाएं। तो उस समय तो मुझे कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, मेरी बेटी भी बहुत छोटी थी, तो मतलब बच्चों के ही जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैंने बांदकपुर मंदिर के प्रांगण में एक रुद्राक्ष का पेड़ लगाया था। ये जागेश्वर धाम जी, प्रणाम, भोले बाबा का के अंदर की शिवलिंग है। तो हमने वहां पे अंदर प्रांगण में एक रुद्राक्ष का पेड़ लगाया था। उस समय ज्यादा कुछ सोचा नहीं था, एक संस्था से पेड़ मिल गया और हमने लगा दिया था। और शिवम उस वहां पे पंडित जी, सभी पंडित जी लोग और साथ में अब शिवम, और उसकी बड़ी देख रेख करते रहे उस पेड़ की। और आप लोगों को जान के बहुत आश्चर्य होगा, जैसा कि हम आप शायद जानते होंगे, बुंदेलखंड की जमीन में बहुत नीचे हमारे उस एरिया में जल स्तर ये है वो रुद्राक्ष पेड़ जो वहां मंदिर में लगा हुआ है, आज इतना बड़ा हो गया है 15-16 सालों में। तो हमें ऐसा कुछ उससे कोई खास उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वैसे हम जानते हैं कि रुद्राक्ष हमेशा ठंडे क्षेत्रों में ज्यादा होता है। किंतु शायद उस पावन धरती का कमाल है, और शिवम ने इतनी सेवा करी है इस पेड़ की। और अब कि कोरोना काल के समय, जबकि हमारी जलवायु अचानक से बहुत अच्छी हो गई थी, सब तरीके के पॉल्यूशन खत्म हो गए थे, मौसम थोड़ा ठीक हो गया था, तो इसमें पहले तो शायद 2 या 3 रुद्राक्ष ऐसे हुए थे। उसके बाद इसमें 2000 से 3000 रुद्राक्ष हुए इस पेड़ में कोरोना काल के समय, 2 साल लगातार। और तो ये हमारे लिए बहुत ही आश्चर्य का विषय था। इसमें 3 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, और अब हम इसकी सेवा कर रहे हैं, हमारी प्राकृतिक खाद इसमें डालते हैं और लगे रहते हैं। तो हर साल तो अब रुद्राक्ष नहीं होते, लेकिन अभी भी 3 मुखी रुद्राक्ष हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं जो हमने कल वेस्ट मैनेजमेंट की बात करी थी, ये मंदिर से निकलने वाला कचरा है, नारियल सब कुछ, इसमें पन्नियां वन्नियां सब कुछ रहती हैं। इसको हाँ अलग अलग किया जाता है, और इसमें से जो जैविक कचरा है उसको हम खाद में बनाने के लिए वर्मी कंपोस्ट उसमें डाल देते हैं। और नारियल का जो ये है, जैसे कि मैंने बताया कि आने वाले समय में हम बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं इसका। आजकल जैसे कोकोपीट बनता है, हम लगे हुए हैं कि कोई हमें ऐसा विशेषज्ञ मिले या कोई ऐसा मिले जिसके साथ कि हम टाई अप करके इसका कोकोपीट बनवा सके। बहुत पॉलिथीन का भी कचरा होता है, या अगरबत्तियों के पैकेट्स होते हैं, लोग जो फूल माला की पन्नियां हैं वो भी इसमें ही फेंक देते हैं। उसके लिए हम किसी एनजीओ से वहां पे कुछ टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग आजकल प्लास्टिक रिसाइकल करके उससे जैसे टेबल कुर्सी बनाना या कुछ भी और प्रोडक्ट्स ऐसे बन सके। तो ये सारा काम अभी हमारे दिमाग में है। ये पंडित जी हैं शिवम के पिताश्री, ये वहां पे बांदकपुर के मेन पंडित जी हैं, और ये भी हमारा बहुत साथ देते हैं। गौशाला इन्हीं के अंडर में सब कुछ होता है, और इनका बहुत साथ है और हमें गाइडेंस मिलता रहता है। सो इस तरीके से बांदकपुर में भी हम अपना ये, जैसे ये वर्मी कंपोस्ट के बेड्स आप देख रहे हैं, ये बांदकपुर की वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है। तो इसमें देख सकते हैं आप फूलों का सब कचरा, और इससे हम खाद का निर्माण कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इसी तरीके से हम अलग अलग तरीके के और कदम उठा रहे हैं, क्योंकि एक से दूसरा रास्ता खुलता है, और ये सभी काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अल्टीमेटली एम तो यही है कि जलवायु परिवर्तन और इस पे काम करें, हमारी जमीन अच्छा करने के लिए काम करें,
और अल्टीमेटली ये सब हमारे लिए हमारे देश की सेवा है, तो उसी उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। शिवम, थोड़ा सा वो धेनुवन का थोड़ा दिखा दो, वो वाले फोटोज। ये देखिए, ये इन सब में भी सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी आप ऐसा काम करना शुरू करते हैं, इसमें लेबर बहुत लगती है। तो एक तरीके से वो बहुत अच्छा है, हम उसको इस तरीके से लेते हैं कि वो हम रोजगार प्रदान कर रहे हैं। किंतु अभी शुरुआत के क्षेत्र में जितना कि वो कहते हैं हम कि उस रिटर्न्स इतनी जल्दी नहीं मिलना शुरू होते, किंतु यही है कि समाज सेवा के जैसे थोड़ा शुरुआत में हमें काम करना ही पड़ेगा, तभी कहीं जाके हम कुछ अच्छे कदम उठा पाते हैं। ऐसा हमारी सोच अभी 3-4 साल में ऐसा हमने एक्सपीरियंस किया है। बस एक लास्ट फ्यू स्लाइड्स में और दिखाना चाहूंगी आप लोगों को, एंड देन फिर हम क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं। शिवम, वहां का दिखा दो, गोवर्धन पर्वत का। हाँ, ये गोवर्धन पर्वत पे भी हमने थोड़े से वहां पे वर्मी बेड्स डाले हैं, क्योंकि वहां पे जो जंगल की गाय हैं और वो सब घूमती रहती हैं, वहां पे आती हैं। देखिए, वहां पे भी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वहां पे भी कार्यरत है। ये जो पीछे देख रहे हैं, अभी बहुत कम यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वहां इतना प्लांटेशन किया है, और यही खाद, जैविक खाद, और बड़ी मुश्किल से नीचे से पानी खींच के लाया गया है। ये सब शिवम की बहुत मेहनत है इसमें, वो लगातार लगे रहते हैं। कुछ हम सरकारी अफसरों से भी मदद लेते हैं, कुछ मंदिर के ट्रस्ट से मदद लेते हैं। इस तरीके से कर करके धीरे धीरे करके आज की तारीख में ये इससे कहीं ज्यादा ग्रीनरी हो चुकी है, पेड़ पौधे थोड़े बड़े हो गए हैं, और इस पे बेसिकली इसके पे भी हम कार्यरत हैं धीरे धीरे करके। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि ये जो छोटा सा हिल टॉप जैसा है, ये पूर्णतः ग्रीन हो जाए, और ये बहुत पथरीली जमीन है अभी, उसके बाद भी धीरे धीरे करके जो जैविक खाद का इस्तेमाल किया है, उससे ये थोड़ा हरा भरा गया है। बेसिकली जो गाय हैं जो यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं, हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए और वो इसको अपना एक ऐसा स्थान बना लें जहाँ पे उन्हें सब कुछ खाने पीने के लिए भी मिलता रहे और वो प्रोटेक्टेड भी रहे। ये सब कचरा है, आप देखते हैं हमारे मंदिरों में इतना कचरा इकट्ठा होता है, तो इस सब के निवारण में भी हम लगे हुए हैं। सो आई थिंक अब हम क्वेश्चन आंसर्स शुरू कर सकते हैं, जैसा आप लोग सही समझें। मैं देख रही हूँ सीएम राय जी ने कुछ हैंड रेज किया हुआ है, तो क्या मैं ले सकती हूँ, या आप मुझे बताएंगे कैसे? जी जी, थोड़ा सा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सीएम राय जी को अपने परिचय के साथ, और बसदा जी से सवाल कर सकते। जी। एक मिनट, कुदेरी जी आप जुड़ चुके हैं? जी ओम। जी, एनीवे आप ओम हरिओम। जी जी ओम, सदन को प्रणाम। आपके जी कार्यों को देखते हुए बहुत अच्छा लगा, और लगता है कि एक बार के फार्म पर भ्रमण करके और देखना चाहिए, और सभी जानकारियां एकत्रित करनी चाहिए। और साथ ही मैं कल से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो आपने महाजीवामृत, महाघन जीवामृत, बहुत तरह की जो आप बनाए हैं, तो उसकी विस्तृत जानकारी, जैसे कि क्या क्या उसमें कैसे स्टेप बाय स्टेप अगर पता चल जाए तो हम लोग भी उस तरफ माने कुछ कार्य कर सकते हैं। और साथ ही आपने सींग की खाद जो बताई थी, तो वो तो हम जी लगता है नहीं बना पाएंगे, आपके यहाँ से उपलब्ध हो सकता है क्या? जी ओम। जी जी बिल्कुल, सींग खाद हमारे यहाँ से उपलब्ध हो सकता है। जैसा कि हमने कल बताया कि अभी हम भी खुद एक जिसे कहते हैं कि ट्राई कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन सींग खाद हमारी बन चुकी है, और हम भी उसके रिजल्ट्स देखने के लिए उसको अभी हम अलग अलग फसलों में, इवन शहरी गार्डनिंग में उसको यूज करके देख रहे हैं कि उसके क्या और कैसे रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि अभी हमने भी जो पढ़ा था कि उससे उसके फायदे अभी हमने भी पढ़े हुए हैं, लेकिन हम उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर रहे हैं। किंतु अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल हम आपको उसको कुरियर भी कर सकते हैं। आप अपना एड्रेस अगर शेयर कर दें, मेरा नंबर और कुरेरिया जी का, हम सबका नंबर तो अवेलेबल होगा ही, अब वो कर सकते हैं।
और जहाँ तक आपने जीवामृत और घन जीवामृत की बात करी, जी बिल्कुल, उसमें एक प्रपोर्शन होता है और कुरेरिया जी उसको बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं और वो बहुत बार ट्रेनिंग दे भी चुके हैं उस चीज़ की। या तो आप हमारे फार्म पे आएँ, बिल्कुल आपका बहुत-बहुत स्वागत है, और अगर आप अभी नहीं आ पा रहे हैं, उसके पहले आपको चाहिए, तो यहाँ पे यूट्यूब चैनल में बहुत डिटेल जानकारी दी हुई है। हमारे कई वो जो वीडियोज़ हैं, वो उसके बारे में स्पेशली बनाए हुए हैं। तो उसकी लिंक शिवम आपको डायरेक्टली भी शेयर कर देंगे, वो आप देख सकते हैं। और उसके अलावा आप कुरेरिया जी से डायरेक्ट संपर्क करके अगर आप चाहें तो उनसे बात करके और पूछ लें, वो आपको बता देंगे, या वीडियो कॉल पे डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर लें फार्म पे बनाने के लिए। वो आपको, कई बार हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेशन चलते रहते हैं, तो आप एक आध ट्रेनिंग सेशन में वीडियो में आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसको देख सकते हैं। कुरेरिया जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? शायद जी, उनका जी। कि इसमें ऐड तो करने की जरूरत नहीं है। आपने सारी जानकारी दे दी है। दूसरी चीज क्या है कि अपन जो जो चीजें बनाते हैं, अपन ने उनके वीडियो बना रखे हैं और जी यूट्यूब में डाल रखे हैं। तो जी सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि आप यूट्यूब चैनल पे जो हमारे वीडियो हैं वो देखें। जहां आपको परेशानी आ रही है किसी चीज को बनाने में या समझने में, तो आप जैसे ही आपने बोला कि फोन लगा के पूछ सकते हैं, बता जी भी सकते हैं। और आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोग आना चाह रहे हैं देखने के लिए कि हमारे यहाँ पे हम लोग कौन सी चीज कैसे बनाते हैं, वो भी बता देंगे। और अपने यहाँ जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते रहते हैं, उन कार्यक्रमों में भी सभी सादर आमंत्रित हैं। जब जैसे हमारे कार्यक्रम आयोजित होंगे, आपको सूचित कर देंगे। आगे से हम ये जरूर कर सकते हैं कि जब भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेशन हो तो मैं वीडियो लिंक आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, अगर आप लोग चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं। जी तो क्योंकि यहाँ पे अभी तो उसको, वो एक लंबी प्रोसेस है, अगर हम पूरा अभी बताएंगे तो शायद दूसरे लोगों के प्रश्न उत्तर नहीं हो पाएंगे। आई होप आप मेरे उससे सेटिस्फाइड हैं। जी बहुत अच्छा मैडम। लेकिन हम सोचते हैं कि कांटेक्ट नंबर आप लोगों का अगर होगा तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ करके और सीख सकते हैं। और यूट्यूब कल हम कुछ देखे थे, लेकिन हमको पूरा समझ में नहीं है, या तो हमको लगता है कि हमको उस तरह की जानकारी नहीं प्राप्त हुई जिससे हम नहीं देख पाए। इसीलिए हम कह रहे आज की थे, कल हम देखा था, हमने 5-6 वीडियो देखा था। जी हो। जी, आदरणीय बने सिंह आर जी, अपना सवाल कर सकते हैं। सदन अच्छा को कोटि जी, कोटि नमन। दीदी, आपका जो विषय है बहुत अच्छा लगा हमें देख करके, और आपकी माताजी ने हमें कुछ जो 2-4 महीने पहले बताया था, तो आपका यूट्यूब में हमने पहले भी देखा है। आपका जो इतने कल और आज का जो मैंने फोटो वीडियो आपका जो विचार देखे हैं बहुत अच्छा लगा। आपकी जो मिट्टी है वहाँ पे जो आप बोल रहे हैं कि पानी की कमी है थोड़ी बहुत, तो जैसे ये आपने ऑर्गेनिक जो वर्मी कंपोस्ट खाद जो बनाया है, जी इसमें आया आपकी धरती में बायोचार अगर डाल देंगे आप लोग तो एक पानी की बचत हो जाएगी और कार्बन की पूर्ति हो जाएगी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा बायोचार का। जी बायोचार जी के बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, तो मम्मी को मैं बता दूंगा, आपको बता देंगे। और जी जी। ये मंदिर में जो नारियल की जो छील के जो आप लोगों ने बताए हैं, इसका बहुत अच्छा बायोचार बन सकता है। अच्छा, ओके। वेस्ट का बेस्ट बनाने का तरीका हमने पिछले वर्ष हमारे क्षेत्र में बनाया भी है। जी जी। और बायोचार एक बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट है, कार्बन का बहुत अच्छा सोर्स है वो। अच्छा अच्छा, तो ओके। अच्छा है भाई साहब, इसका अच्छा आपने जानकारी दी। बिल्कुल मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करूंगी और इसके बारे में और डिटेल में जानकारी अवश्य लूंगी, क्योंकि हम परिणाम बहुत अच्छा है। वेस्ट को बेस्ट बनाने का रिजल्ट जो है वो बायोचार के द्वारा ही है। आज देश अच्छा भर में किसान आग लगा रहे हैं वेस्ट कचरे को, उसको आग ना लगाते हुए सभी किसान अपने अपने फार्म पे अगर बायोचार बना लेने लगेंगे जी तो देश में आग लगाने की समस्या खत्म हो जाएगी। जहाँ 3 पानी लगता है वहाँ 2 पानी में फसल पैदा होने लगेगी। जी। इतना बेहतर परिणाम उसका रिजल्ट है। अच्छा तो बस मेरा तो यही प्रश्न और ये निवेदन था बस जी। जी, जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद बने सिंह जी, और संवाद हो जाएगा। आगे आदरणीय शरद वर्मा जी सादर आमंत्रित हैं, आप अपना संवाद कर सकते हैं। जी बहुत अच्छा। और आज दीदी जी जिस चीज से जुड़ी हैं उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं।
मैं दीदी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको सबसे ज्यादा किस चीज में सुकून मिलता है, कि जैसे आप बेचने में लगता है या आप कोई चीज पैदा करती हैं, किस चीज में आपको सबसे अच्छा महसूस होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे अच्छा जो सुकून मुझे मिल रहा है वो ये है कि हमारे जो जमीन थी उसका हम सही यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं, और आज की तारीख में जो हमारी जमीन बहुत अच्छी हो गई है, मुझे सबसे ज्यादा सुकून उस चीज का मिल रहा है। क्योंकि जब हमने प्राकृतिक खेती के बारे में पढ़ना शुरू किया था, नॉर्मली सभी लोग प्रोडक्शन के बारे में सोचते हैं, किंतु हम जमीन के बारे में सोचते हैं कि हमारी जमीन अच्छी होना बहुत जरूरी है, और जब जमीन अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली वो अच्छी ही फसल पैदा करेगी। और मुझे सबसे ज्यादा सुकून इसी चीज का मिल रहा है कि मैं इससे जुड़ गई, भगवान ने मुझे बहुत सही मार्ग पे डाल दिया और मुझे इतना अच्छा साथ मिल गया। वही जैसे मैंने कल बोला था कि अगर हम नेक काम की ओर बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली सब चीजें उसके अकॉर्डिंग होने लगती हैं और हमें अच्छा राइट डायरेक्शन और सही मदद मिलने लगती है। तो मेरे साथ क्योंकि ये काम कुरेरिया जी और शिवम के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, ये मैं नहीं कर सकती थी कि मेरे सास ससुर के ऊपर मैं इतना और वो डालूं कि जब मैं वहां नहीं हूँ धोच। ये मेरी माता मदर इन लॉ का आप देख रहे हैं, देखिए कितना इन्वॉल्व रहती हैं। ये कृषि सखियां आई थी तो उनकी ट्रेनिंग में, मैं तो वहां थी नहीं दमोह में, किंतु वो कोर्ट से आती हैं बीच में और सब कुछ देखती हैं। किंतु फिर भी मुझे एक ऐसे 2 हाथों की जरूरत थी जो वहां पे पूरे तरह भाग दौड़ करना बहुत काम होता है, ट्रेनिंग देना ये वो, तो इनका मुझे साथ मिला। और तो मुझे बहुत सुकून है कि मैं जमीन से जुड़ गई हूँ और मुझे एक डायरेक्शन मिल गया है। और आई थिंक जिसे हम कहते हैं कि आने वाले समय में क्या करेंगे, जब बच्चे अपना अपना सेटल हो जाएंगे, अभी मेरी बेटियां पढ़ रही हैं, किंतु जब वो सेटल हो जाएंगी तो उसके बाद मोस्टली मदर्स को होता है कि वो बहुत लोनली फील करने लगती हैं। किंतु मेरे पास इतना अच्छा एक मुझे मार्ग मिल गया है कि मैं उस पर और ज्यादा अपना समय दे पाऊंगी भविष्य में, और जो सब प्लानिंग है वो मैं और आपने वहां। अपना आश्रम बना लिया है, इसका मतलब? जी जी बिल्कुल, ये मेरा वृद्धावस्था में, मतलब एक जो कहते हैं कि रिटायरमेंट की प्लानिंग है, ये मैंने पहले से कर ली है। और बहुत इवन अच्छा मेरे जी। हस्बैंड भी बहुत ज्यादा, उनको भी इस जमीन से बहुत लगाव है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने तो बचपन से देखा है, वो यहाँ पे खेले हैं अपने दादाजी के समय से। तो हम सभी, इवन मेरी जो बेटियां हैं वो भी बचपन से यहाँ जाती रही, करते रहे। तो हम लोगों को मतलब एक बहुत अच्छी ऐसा सुकून, तो ये जमीन, ये धरती पे हम कदम रखते हैं और हमारा, हमें इतना रिलैक्सेशन फील होता है। तो आगे मतलब भविष्य में मैं और ज्यादा से ज्यादा इस पे समय दे पाऊंगी और अच्छा कुछ कर पाऊंगी, उस चीज का मुझे सबसे ज्यादा सुकून बस वही है मेरे मन में। बहुत अच्छा दीदी। ये आप लोग देख रहे हैं फोटो, मैंने इसलिए शिवम से बोला था लगाते रहें ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बना रहता है। ये सब देख रहे हैं, आप किसान भाई हमारे यहाँ आते रहते हैं। अभी सबसे ज्यादा मजा आया था हमें जब छोटे बच्चे आए थे केंद्रीय विद्यालय के, उनको संभालना हालांकि बड़ा मुश्किल होता है, कोई तालाब की तरफ भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, किंतु उन्होंने बहुत एंजॉय किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि सब बच्चे आजकल इतने स्मार्ट होते हैं कि फोन नंबर लेके गए कि अंकल हम वापस आएंगे अपने मम्मी पापा को लेके। तो देखिए मतलब अगर उस समय हमने यही सोचा था कि हम कहते हैं बच्चे आजकल टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन हम उन्हें ऐसा वातावरण भी तो नहीं देते, उन बच्चों को ऐसा वातावरण भी नहीं मिलता, क्योंकि जब वो यहाँ पे आए, वहां यहाँ पूरी तरीके से वो 5 घंटा जो रहे वो पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व रहे, ना किसी ने, किसी को ये नहीं ध्यान आया कि वो फोन देखना है कि ये मिस कर रहे हैं, वो नहीं, वो तो आजकल बच्चों को वातावरण भी नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं मतलब हम सिर्फ उन्हें नहीं ब्लेम कर सकते हैं इस मामले में। जी, बहुत बहुत सुंदर बस्ता जी। शायद शरद भैया आपका हो गया। जी जी जी, तो बहुत अच्छा। बहुत सारी शुभकामनाएं दीदी आपको, बहुत धन्यवाद, ऊंचाइयों तक जाएं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बसदा जी जिससे हम बात कर रहे थे आदरणीय शरद वर्मा जी, भारत सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा हमारी कंचन वर्मा को अच्छा, कर्मठ कृषक का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
हाँ जी, हाँ जी। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और ये तो सारे कई पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं, लेकिन जी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र तोमर जी जब कृषि मंत्री थे उस समय, जी जी। शिवराज जी मुख्यमंत्री थे उस समय, आपको कर्मठ कृषक का अवार्ड प्राप्त हुआ है। क्या और बात। आप जो है गाय के लिए 100-150 एकड़ में साइलेज बनाते हैं अपनी अच्छा। खेती। हाँ, बहुत उत्कृष्ट किसान है वहाँ इटारसी नर्मदापुरम में, इनका जी। नाम ही काफी है। अच्छा। और चूंकि तो ये जो आज चर्चा कर रहे थे अभी, अब जी मैं जी जी। चलता हूँ आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। रमेश चंद मेहरा जी दादू, आप अपना सवाल करें, फिर हम पृथ्वीराज जी वर्मा जी को। ओम। हाँ जी जी ओम दीदी को जी। प्रणाम। हरिओम जी, प्रणाम। जी दीदी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपका प्रशिक्षण का जो शेड्यूल क्या है, मतलब आप राशि लेती हैं, कितने दिन का प्रशिक्षण देती है और उनमें किन किन विषयों पर आप विशेष जोर देती हैं? जी ओम। अभी ऐसा है भाई साहब कि हम राशि कुछ नहीं ले रहे हैं, हम निःशुल्क शिक्षण दे रहे हैं। किंतु अभी हमारे यहाँ हमने रुकने की व्यवस्था नहीं करी है। अभी हमारी जितनी भी ट्रेनिंग होती है वो सुबह से शाम तक की होती है। किसान भाई आते हैं और नॉर्मली ग्रुप में आते हैं। जो ज्यादा किसान आते हैं वो या तो कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से आते हैं, या कलेक्टर साहब भेजते हैं, या बहुत से एनजीओज जो काम कर रहे हैं वो लेके आते हैं। तो अभी रहने की व्यवस्था वाली तो हमारी ट्रेनिंग नहीं है, किंतु सुबह से शाम तक की ट्रेनिंग होती है। और हम ये अभी निःशुल्क ट्रेनिंग है। हाँ, जो एनजीओज वगैरह जब भेजते हैं या फिर कृषि विज्ञान केंद्र भेजता है, तो क्योंकि जब ज्यादा लोग आते हैं तो हमारी लेबर पूरी लगी होती है, और थोड़ा हमारी जो बिल्कुल जिसे कहते हैं कॉस्ट जो आती है वो हमें उनके तरफ से मिल जाती है। किसान भाइयों को हमारे को से हम कुछ भी नहीं लेते हैं। और ट्रेनिंग में हम डिटेल में सब कुछ बताते हैं। वहां पे कैसे घन जीवामृत बनाना, जीवामृत बनाना, दशपर्णी ये सारे जो हमारे खाद बन रहे हैं उनको हम वहाँ पे बना के बताते हैं। हमारी खाद फिर वर्मी कंपोस्ट में जैसे बेड कैसे लगाना है, कैसे हम उतार लेते हैं, उसका भी छोटा छोटा डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं। हमारी छनाई, खाद छनाई मशीन है, उसमें किस तरीके से काम होता है वो बताते हैं। और उसके अलावा पूरे खेत का भ्रमण कराते हैं, जिससे चलते चलते और भी किसान भाइयों को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो उस तरीके से तो आराम से 5 से 6 घंटे की ट्रेनिंग होती है। कई बार उससे ज्यादा भी हो जाती है, कई बार डिपेंडिंग अपॉन कि कितना टाइम है। हाँ, 1 या 2 किसान जो खुद से हमसे कांटेक्ट करके आए थे, कुछ महाराष्ट्र से आए थे, कुछ राजस्थान से आए थे, तो वो अकेले अकेले आए थे। उन्होंने कांटेक्ट किया था कि हम दूर से आ रहे हैं, तो कुरेरिया जी ने इतना अरेंजमेंट कर रखा है कि वहां पे दमोह में एक होटल है, उससे हमने कांटेक्ट किया हुआ है। वो बहुत ही सब्सिडाइज रेट में हमको रुकने का इंतजाम कर देता है। तो वो तो कुछ जो किसान भाई अकेले अकेले आते हैं बाहर से, उनसे भी हम प्रशिक्षण का कोई शुल्क नहीं लेते। उनके लिए हमने वो एक जो थोड़ा सब्सिडाइज अरेंजमेंट कर रखा है, उसमें वो रुक जाते हैं। और बाकी हमारे यहाँ ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है। और जो किसान भाई बाहर से इस तरीके से आते हैं, वो बिल्कुल हम उनको हमारे खेत में, जैसे आजकल बहुत टर्म चला है फार्म टू टेबल फूड वो हमारा जो बुंदेलखंडी खाना है वो हम उनको बहुत प्यार से खिलाते हैं बैठा के। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को हम इस बारे में जागरूक कर सके। अभी तक जागरूकता नहीं है, मतलब बहुत दुख की बात है ये, किंतु अभी बहुत जागरूकता नहीं है छोटे किसानों में। चाहते भी हैं तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली इसी पे डिपेंडेंट हैं, खेती पे। तो वो रिस्क नहीं ले सकते हैं जो शायद हमने ली कि हम थोड़ी पैदावार कम भी हो जाए या कुछ हो जाए, तो उनकी अपनी मजबूरियां हैं। तो कोई निःशुल्क नहीं है। जी जी, बहुत सुंदर जवाब। ये प्रशिक्षण के बारे में जवाब आपका। और निश्चित दमोह से 5 किलोमीटर दूर में बांदीपुर है, जहाँ पर आपका कृषि फार्म है। लोकली मान लीजिए दमोह में सारा साधन रुकने का है। अगर जब विचार किसी का बनता है ना, तो जी। दमोह से आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, अपना सवाल करें। ओम, सदन को सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मुख्य वक्ता को मैं सादर प्रणाम करूंगा, क्योंकि अभी तक हमारे योगाहार कार्यक्रम में बहनें तो बहुत आई हैं, और भांजी पहली बार पधारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा एक सवाल था कि जब आपका जो मंदिर है वहां जी। पे
शिवरात्रि वगैरह में दूध का बहुत अभिषेक होता है, तो उसको इकट्ठा करके और जो नारियल के छिलके मतलब खोल हैं जी उससे किसी प्रकार की खाद बनाई जा सकती है क्या? ऐसा कुछ आपने किया है क्या? शिवम, आप जवाब दोगे इसका? सबसे पहले सभी को प्रणाम। हम जैसे शंकर जी मंदिर में सिर्फ दूध बस नहीं चढ़ता वहां पे, क्योंकि दूध बस होता तो हम उसको निकाल के उनके बैक्टीरिया का कुछ भी यूज कर सकते थे, लेकिन वहां पे सभी चीजें चढ़ती हैं, जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और बाकी बहुत सारे लोग जो अलग अलग जगहों से गन्ने का रस, आम का रस ऐसे करके लेके आते हैं, तो वो मिक्स हो जाता है, इसीलिए उसको सीधा अपन उपयोग नहीं कर सकते। इसीलिए उसको हम लोगों ने सीधा एक बगीचे में उसका एक टैंक बनाया है, जो भी जल या जो भी दूध दही वगैरह आता है तो वो सीधा उस बगीचे में जाता है, उस टैंक के माध्यम से फिर हम लोग धीरे धीरे करके उसको प्लांट में छोड़ देते हैं, तो वो जल उपयोग हो जाता है। दूसरा ये कि अभी हम लोग इसी पे कार्य कर रहे थे कि हम नारियल के जटे का हम लोग कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे विचार यही था कि हम उससे कोकोपिट बनाएं, क्योंकि उससे फिर दो चीजें अलग अलग तैयार होंगी, एक तो कोकोपिट और दूसरा कोको फाइबर जो रस्सी बनाने के काम आता है। तो अभी हम लोग उस पे कार्यरत है और बहुत जल्द हम नारियल के जटे का भी उपयोग करना चालू कर देंगे। बाकी जो डिकम्पोज वेस्ट है, जैसे बेलपत्र है, फूल है, इनको हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट पे अलग अलग चीजें बनाने के लिए, प्रयोग करने के लिए कार्यरत हैं। अभी हम लोगों ने सिर्फ उसको डिकम्पोज करके सीधा उसको जैविक खाद बना दिया है, पर उसमें भी हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे हम लोगों के यहाँ धतूरा आता है, तो हमारी प्राकृतिक खेती में धतूरा जो है वो कीट नियंत्रक के लिए बहुत अच्छा मटेरियल है। तो हम लोग धतूरे का अलग प्रयोग करेंगे। और जैसे फूल है तो फूलों से अगरबत्ती, जैविक गुलाल, ये सारी चीजें बनाने के अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और कुछ कुछ उस पर हम लोगों ने कार्य शुरू भी कर दिया है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सबको अलग अलग सबसे पहले फिल्टर करके उनसे प्लास्टिक निकाल के फिर उनके उपयोग के बारे में हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं कि उनसे हम क्या कार्य करेंगे। जी बहुत सुंदर आदरणीय शिवम जी। आदरणीय कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे पूर्व प्रधान वरिष्ठ वैज्ञानिक आदरणीय डॉक्टर डी शर्मा जी हिमाचल प्रदेश से आपसे संवाद करेंगे। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय शर्मा जी। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम करता हूं और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने ये बहुत बड़ा काम जो अपने बुजुर्गों की जमीन को संजोने का, उसे आगे बढ़ाने का एक जुनून आप में आया। मैं पीछे देख रहा हूं कि बहुत सारी लॉ की किताबें पढ़ी है आपके, पूरी लाइब्रेरी है। मेरे हस्बैंड भी वकील हैं, यहाँ पे सीनियर एडवोकेट हैं, तो उन्हीं का कॉन्फ्रेंस रूम है, मैं वहीं पे बैठ के कर रही थी। आपने बहुत अच्छा फार्म तैयार किया है जी, इसके लिए बहुत कृषि विज्ञान केंद्र का आपने सहयोग लिया जी। कृषि विज्ञान केंद्र आज के समय में एक ऐसी कड़ी है जी। किसानों और वैज्ञानिकों के बीच में जी। ये एक कड़ी का काम करती है और इसकी जो हमारी जितने भी अनुसंधान छात्र करते हैं, वैज्ञानिक करते हैं, उसको किसानों के खेतों तक पहुंचाने का काम आज भारत सरकार ने 720 कृषि विज्ञान केंद्र पूरे भारतवर्ष में स्थापित किए हैं। और मैं कृषि विज्ञान केंद्र सोलन हिमाचल प्रदेश से 2024 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। अच्छा सर। तो इस तरह के मॉडल्स जो आपने पेश किया है एक मिसाल है जी। और हमारी जो जमीन का सदुपयोग सही ढंग से आप कर रहे हैं जी। लेकिन एक समय जैसे आप वकील है, पेशे से वकील है, पूरा परिवार वकील है जी। तो क्या किसानों के हितों की जहां भी कानूनी लड़ाई होती है उसमें भी कोई आपका योगदान रहता है? मैं ये दूसरा टेक्निकल प्रश्न पूछ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है सर। सर ऐसा है कि अभी तक तो हमने ऐसे ऑन ग्राउंड किसानों की लड़ाई के लिए ऐसे कहीं योगदान नहीं दिया है, किंतु वही चीज है कि अभी जैसे हम पिछले 4 सालों में अब इस तरफ आए हैं हम, है ना,
तो जब तक किसी की वही है कि अब हमें धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ऑन ग्राउंड क्या क्या तकलीफें होती हैं। जैसे ये हमारे कलेक्टर साहब का फोटो देख रहे हैं, ये आए थे। तो सबसे बड़ी वही है कि आप जैविक उत्पाद उगा तो ले रहे हैं, लेकिन आप उसे बेच कहाँ रहे हैं, है ना, बेचने नहीं मिल रहा है। तो ये सभी जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग में किसान आते भी थे, छोटे छोटे किसान, वो कहते कि दीदी हम सब्जी उगा रहे हैं, हम अनाज उगा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए मार्केट नहीं है, तो आप हमसे खरीद लो, है ना। उनको एक उम्मीद रहती थी हमसे कि हम शायद हम उनसे खरीद लेंगे। तो उसके लिए मैंने कलेक्टर साहब से, मैं मतलब इसको एक छोटी सी, आप इसे वही बोल रहे हैं कि किसानों की तरफ से ही मैंने ये पेश किया था। तो ये आप देख रहे हैं, जैसे मैं दिल्ली में बैठी थी, मैंने उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करी और उन्होंने बोला कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ आपके काम से, आप बताएं आप मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। मैंने कहा सर आप कलेक्टर के हाथ में तो बहुत पावर्स होते हैं, अगर आप हमारे जो जैविक कृषि जो कर रहे हैं किसान, उनके लिए एक छोटा मार्केट तो दे, मार्केट नहीं है। तो मैं तो बोले कि कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा सर जैसे बड़े बड़े शहरों में ऑर्गेनिक मार्केट्स होते हैं, है ना, ऑर्गेनिक हाट होते हैं, इट्स अ वेरी जैसे बहुत ग्लैमरस मार्केट होता है यहाँ दिल्ली में, तो वैसा वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, खूब पैसों में चीजें खरीदते हैं। मैंने कहा सर एक छोटा सा जैविक हाट बना दे, तो दमोह की जनता को भी थोड़ा सा अवेयरनेस होगी कि भाई जैविक पदार्थ क्या होते हैं, और किसानों को भी एक मार्केट मिल जाएगा। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, 15 दिन के अंदर आप ये देख रहे हैं हमारा ये जैविक हाट, वहाँ पे कलेक्टर ने, जटाशंकर मंदिर है उसके बाहर खाली जगह थी, वहाँ पे ये जैविक हाट बना दिया गया है। और हर संडे को किसान भाई आते हैं वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स लेके, कृषि सखियां आती हैं अपने प्रोडक्ट्स लेके, और इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल गया है दमोह की जनता को भी और हम लोगों को भी। और आने वाले समय में उम्मीद है कि और बढ़ता चला जाएगा। और इसको देख के शायद मुझे पीछे कुरेरिया जी ने ही बताया था कि शायद सागर के किसान भी इस तरीके की कुछ डिमांड कर रहे थे। तो मतलब मैं सर यही कहूंगी कि एक छोटा सा यही, अभी तो किसानों की तरफ से मैंने यही एक ऐसा हमने कदम उठाया जो उनकी कुछ शायद छोटी बहुत मदद हो पाई है। बट ऑफ कोर्स आने वाले समय में क्यों नहीं, अगर मेरे पास एक ऐसी डिग्री है जिसका कि, और हमारे साधन हैं हमारे पास, तो हम बिल्कुल करेंगे। और हमारा पूरा उस तरफ, और इवन मेरी मदर इन लॉ वो वहीं पे वकील है, मेरे फादर इन लॉ वकील हैं, तो काफी सीनियर है। तो एक वो होता है कि भाई सरकारी डिपार्टमेंट में भी सभी उनको जानते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, तो वो अपने तरफ से बिल्कुल वो जाके रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं। और आगे आने वाले समय में जो कुछ होगा बिल्कुल खुला है, करना ही है हमको, यही तो करना है। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी आप, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं ये चाहता हूँ कि आपका वन अधिकार कानून का बारे में पता है मैम, आपको 2006 में पास हुआ था, उसमें जो पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उसमें हिमाचल प्रदेश भी है, तो उसमें लोगों ने अपनी आजीविका के लिए वनों पे अपनी खेती बाड़ी शुरू की है। अच्छा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि 1,65,000 किसानों के पास जो वन भूमि है उसको 6 महीने के अंदर खाली कर दिया जाए। उनकी जमीन उजड़ जाएगी, उनके खेत उजड़ जाएंगे, उनकी आजीविका उजड़ जाएगी, उनके घर टूट जाएंगे उस आदेश से। लेकिन अभी थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ध्यान दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो हमारे पास ये कानून बचा है 2006 का, उसी कानून के तहत जो है किसानों को कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कलेक्टर है, एसडीएम है, डीएफओ है, वो यहाँ उस कानून को लागू नहीं कर पा रहे। तो आप इसके ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो जब हिमाचल प्रदेश छोटा सा राज्य है, जिसमें बहुत छोटा राज्य है, जहाँ 1,65,000 किसानों की आजीविका, उनका जीवन जो है, हाई कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल खाली कर दिया जाए। और एक उसमें एक कानून बचता है, वन अधिकार कानून 2006, उसमें ट्राइबल और नॉन ड्वेलर्स ऑफ सिटीजन के लिए उसमें प्रावधान है। हिमाचल सरकार ने बड़ी कोशिश की है, लेकिन जो अधिकारी है उसमें वो उसको कामयाब नहीं होने दे पा रहे। इसके बारे में भी कुछ गहन विचार करें।
जी, मैं आपसे अलग से कांटेक्ट कर लूँगी और बिल्कुल इसके बारे में थोड़ा और पढ़ के उस कानून के बारे में पढ़ के एंड जो कुछ भी हो सकता है, क्या रास्ता निकल सकता है, बिल्कुल मैं आपसे डिस्कस करूँगी इसके बारे में अलग से। इट्स अ लॉन्ग एंड मेरे हस्बैंड से भी पूछूँगी, एडवोकेट हैं, क्या स्टेटस है एंड क्यों किया गया है, हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग क्या दी गई है और उस मामले में मैं डेफिनेटली सर इसको आपके साथ आगे जी इस पे बात ओके करूँगी। धन्यवाद थैंक यू जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय शर्मा जी, आपने किसानों की और वन अधिकार की जो बात की है उस पर संवाद हुआ। अब मैं पतंजलि योगपीठ चलता हूँ। आदरणीय पवन कुमार जी का इंतजार हम सब कर रहे हैं, उनके वक्तव्य को सुनेंगे। आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और बशदा जी से संवाद करने का कष्ट करें। हेलो जी, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, नमस्कार। जी जी जी, मैं लकीली ऐसी जगह पर पहुंच गया हूं जहां पर नेटवर्क रेंज है और मैंने कल कुसुम जी से कहा था शाम को कि अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और रेंज में नहीं होगा तो मेरी बात वो बता देंगे, लेकिन मैंने आज आपकी बात सुनी। बीच बीच में नेटवर्क जाते रहा मेरा, लेकिन फिर भी कुछ समय मैं आपके साथ रहा। तो बहुत सुंदर आपका कार्य है, बहुत बढ़िया है। धन्यवाद मॉडल फार्म के रूप में आपने डेवलप कर लिया है जी और एक आदर्श जिसकी हम बात करते हैं कि आदर्श हमारा फार्म कैसा हो, उस तरफ आप बहुत तेजी से आप आगे बढ़ गए हैं। जी और इसके लिए आपने जो इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है वो भी उसके बिना, जैसा आपने कहा है, उसके बिना पॉसिबल नहीं होता है कि जी उसको हम आगे करें। तो बहुत सुंदर है। एक दो मेरे सुझाव हैं, कमेंट्स हैं। वो जी पहला बताइए। ये है कि वो बायोडायनामिक खेती कर रहे हैं। जी बायोडायनामिक जो गाय के सींग से खाद बना रहे हैं, जी उसके बारे में आपका कनेक्ट है? ये जो बायोडायनामिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इनके साथ आप कनेक्टेड हैं क्या? नहीं सर, हम नहीं हैं, ऐसा मुझे जानकारी भी नहीं थी। ओके, मतलब कि तो ऐसा इससे भी मैंने कुछ है। पूछा क्योंकि हाँ, क्योंकि ये बायोडायनामिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया और जी इसके जो 501 टू 517 प्रिपरेशन जो बनते हैं, ओके इत्तेफाक से मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, जो कि उत्तराखंड में ही इसका बना रहे हैं। और जगह भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर काफी अच्छा है। और उनका कुछ कार्यक्रम मध्य प्रदेश और ओके महाराष्ट्र में भी था। लगभग 2 साल पहले इस योगाहार में उनके तिवाड़ी जी आकर आप के उन्होंने भी प्रस्तुतिकरण किया है। तो हम ओ आने वाले दिनों पर मैं आपको विनीता जी के साथ कांटेक्ट करा दूंगा, जो जी उन्होंने जी जी ऑर्गेनिक फार्मिंग को उत्तराखंड में जो ऑर्गेनिक बोर्ड बना उसमें उनकी प्रमुख जी भूमिका रही, आज अच्छा से सर। करीब 15-20 साल पहले। जी जी और जी बहुत ही मजेदार बात यह है कि जब हम जैविक की बात करते हैं, तो जी जब ये कार्य उत्तराखंड में हो रहा था, तो उस हाँ हाँ समय वहाँ के जो अधिकारी थे, सरकार के अधिकारी, शीर्ष हम्म। स्तर के अधिकारी, वो मध्य प्रदेश आए और मध्य अच्छा प्रदेश से उन्होंने बायो विलेज का और बायो कंपोस्टिंग का प्रोग्राम यहाँ देखा और अच्छा उसको सीखते जी हुए बल्कि एक किताब लिखी उसके ऊपर, एक छोटी सी अच्छा बुकलेट लिखी 20 पन्नों की अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर। जी और उसके आधार पर उत्तराखंड में ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें मेरा भी थोड़ा सा योगदान रहा। ओ तो क्या एक बात है। पुरानी जो बात है जो आपके मध्य प्रदेश से निकल के आई, उत्तराखंड को जी उसका लाभ मिला और उत्तराखंड की कुछ गतिविधि हुई, तो उसमें जो की पर्सन है विनीता जी, उनके साथ जी मैं आपका अलग से परिचय करा दूंगा। मेरा बहुत पुराना परिचय है और बहुत उन्होंने बहुत काफी अच्छा धन्यवाद। काम किया। जी तो बिल्कुल ये सींग खाद का बनाना और बाकी प्रिपरेशंस बनाने का जो कार्य है, और पूरा जी एक बायोडायनामिक पंचांग के रूप में ये उसका हर साल वो निकलता है कि कौन से अच्छा महीने में किस तिथि को क्या किया जाए, किस तिथि को क्या नहीं किया जाए। तो ओ उसको भी अच्छा आप देख सकते हैं और उसको भी आप जी उसका लाभ ले सकते हैं। तो क्योंकि जी आप बहुत बिल्कुल अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, तो वो काम जी केवल इस तरह से जो जनूनी स्तर से काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए जी बहुत अच्छा है। उसको इंटीग्रेट करना बहुत ही जी बढ़िया है। और इसके बहुत साथ बहुत ही जो हाँ, इसके साथ ही अग्निहोत्र के ऊपर भी जो कार्य जी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। अभी हम मेरा एक पेपर भी निकला था उसमें, उसकी जी कॉपी सर भी मैं आपको दे दूंगा और उसके जो रिजल्ट्स आए हैं उसको भी मैं आपको कर दूंगा। तो ऐसा करके आप इंटीग्रेशन करते हुए, कई सारी चीजों को इंटीग्रेट करते हुए, अपना जो जी आदर्श जो फार्म है
उसके जी। माध्यम से आप बहुत सारे छोटे किसानों को, अन्य लोगों को ऐसी उनके जीवन स्तर को बढ़ाने में आप अपना योगदान कर पाएंगे। जिले स्तर पर बहुत सारे लोगों को इससे फायदा होगा और जी। निश्चित रूप से जो कन्वर्जेंस केवीके के साथ है, विभाग के साथ है, ऐसा करते हुए एक बहुत अच्छे तरह से जो अब आपने अपना रिटायरमेंट प्लान बनाया है, तो उसमें आप बहुत अच्छी तरह से आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा ऐसा इंटीग्रेशन जी। करके। ऐसा जी, मेरी जी, कुछ जी। शुभकामनाएँ हैं आपके साथ। मैं आपको जी। इसमें सहयोग करूँगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद बहुत भाई साहब। मैं आपसे अलग से और बिल्कुल कांटेक्ट करके गाइडेंस लेती रहूंगी। मेरे को मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं आप इस कम्युनिटी से जुड़ी, तो मुझे खुद इतना हमको इतना कुछ सीखने को मिलेगा और आगे और मार्गदर्शन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, ये सौभाग्य की बात है, मैं बीच में 1 सेकंड बोल रही हूँ। ये सौभाग्य की बात है कि आज आदरणीय पवन कुमार जी को नेटवर्क मिल गया। कल शाम को ही उन्होंने मुझसे फोन किया था कि मैं शायद जुड़ नहीं पाऊंगा, तो कुछ उन्होंने वो दिए थे मेरे को मैसेज कि ये आप बता दीजिएगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, बहुत अच्छा हुआ सौभाग्य कि उनका नेटवर्क मिल गया और सारी बातें बहुत डिटेल में हो गई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसके लिए पर्चा बनाया गया था, ऐसा नहीं है। इसका पर्चा बनाया गया था और हमें मालूम था कब नेटवर्क मिलना है, कब आपको बुलाना है, तो ऐसे थोड़ी संचालन कर रहे हैं। चलिए। अरे भाई, तभी तो आदरणीय मुंदीलाल जी का संचालन से ही तो सारा योगा परिवार बिल्कुल सफलता से चल रहा है, ऐसा नहीं। और साथ में आपकी रंजना बहन। तो ये दूसरे बहुत सुंदर और जो संवाद चल रहा है, अब जैसे परिवार का संवाद होता है, ऐसा ही संवाद हो रहा है। आदरणीय पवन कुमार जी ने जो मार्गदर्शन दिया, बचदा जी संवाद करेंगी आगे चल के, अपन और इसको आगे बढ़ाएंगे। आपने जैविक रजिस्ट्रेशन की बात की है बचदा जी। जैविक रजिस्ट्रेशन अपना दिव्य योग मंदिर टेस्ट भी करता है। अब ये संस्था अपनी है, कोई अगर इसमें कहीं भी है तो अभी तुरंत जो है अपना पीजीएस इंडिया पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो अपन इसको कर सकते हैं। आपने और जो 2 बातें आपने बहुत महत्वपूर्ण की हैं, चूंकि कि एक तो गाय का दूध, जो आदमी उसकी बात करता है क्वांटिटी की, कि दूध कितना देती है गाय, इस पर जो जब तक किसान जाता रहेगा, लोग जाते रहेंगे, तब तक गाय जो है नहीं पलेगी और गाय और वो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जो भी गाय माता की सेवा करते हैं उस सेवा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा अगर उसके दूध की अगर हम बात करें क्वांटिटी की, मात्रा की दूध, माता के दूध की मात्रा की बात नहीं करना चाहिए। ये गलत बात है। जो भी पूछता है वो गलत है, और ना मैं उसको गौसेवक मानता हूं और ना उसको किसान मानता हूं। दूसरा, आपने एक और चीज कहा है कि अनाज का उत्पादन, अगर किसान अनाज के उत्पादन की बात करता है कि हमारा अनाज कितना होता है, 1 एकड़ में कितना अनाज होता है, 1 हेक्टेयर में कितना अनाज होता है, वो किसान नहीं है, वो व्यापारी है और उसको किसान नहीं कहा जा सकता है। इधर सम्मान चाहता है वो किसान का, नाम चाहता है कि हम अन्नदाता किसान है, इधर वो व्यापार की बात कर रहा है। किसान हमारा पहले हुआ करता था, हमें जो भी धरती माता हमें देती थी, हम प्रेम के साथ पैर छू के और नमन करके और वो हम लेते थे, और उसी से हमारा गुजारा बसरा चलता था और हम स्वस्थ रहते थे। 2 बातें आपने बहुत महत्वपूर्ण की, बातें तो बहुत महत्वपूर्ण की हैं, क्योंकि समय हो गया है, 8 बज गया है। बहुत सारी आपने महत्वपूर्ण बातें की हैं। हम चाहेंगे कि बीच बीच में आप आते रहें। अभी टिकरी बुजुर्ग जो गांव है बांदिकपुर के पास, टिकरी बुजुर्ग में हमने 100 किसानों को लगभग ट्रेनिंग दी थी। अभी हमारा जो स्किल इंडिया के अंतर्गत जो ट्रेनिंग हुई थी आरपीएल, वहाँ के 100 किसानों को टिकरी बुजुर्ग में हमने ट्रेनिंग दी थी। वहाँ वो सुनीता सिंह लोधी वहीं बांदिकपुर में रहती हैं, वो समूह वगैरह चलाती है। उन्होंने किसान इकट्ठे किए थे, कई दमोह से भी। तो वो क्षेत्र में हम लगातार गए हैं और वहाँ देखा है सारी चीजें। अब हम लोग चाहेंगे कि एक बार अपने श्री राम कुररिया जी भी, कई बार हमारा संवाद होता रहता है डॉक्टर कुसुम दीदी के द्वारा, उनका उन्होंने कराया था। हम लोग चाहेंगे कि अपना ये फार्म देखें, हम लोग सब विचार बनाएंगे। आज 8 बज गया है। आखिरी सवाल है हमारे शशिकांत तिवारी जी, रीवा मध्य प्रदेश से है, जो कृषि विस्तार अधिकारी, वो सवाल करेंगे, फिर इसका समापन करेंगे। जी तिवारी जी। जी दीदी को सादर प्रणाम। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आपने शुरुआत की थी तो क्या क्या चैलेंजेज आए थे इसमें? सर,
मैं बताऊं, जब मैंने शुरुआत करी तो मतलब मेरे में कृषि की शायद इतनी भी समझ नहीं थी कि मेरे को क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ। क्योंकि सबसे बड़ा तो देखिए, सबसे पहला जो चैलेंज ये था कि जमीन, क्योंकि मुझे तो कृषि का कोई नॉलेज ही नहीं था, और मैं मेरे फादर इन लॉ से बोल रही थी कि पापा मैं इस पे ऑर्गेनिक खेती करूंगी। तो आप सोचिए कि उनके मन में क्या आ रहा होगा कि पता नहीं अब क्या होने वाला है जमीन का। किंतु वो एक सबसे पहले तो वो मान गए और हमने शुरुआत करी। एक्चुअली सर, मैं को कोई भी चीज अब तक चैलेंज लगी नहीं। शायद मैं बहुत लकी रही कि अगर प्रॉब्ली कुरेरिया जी नहीं मिलते, शिवम नहीं मिलते, तो शायद चैलेंज ये रहता कि जब मैं वहां नहीं हूं तो पीछे से कौन देख रहा है, किंतु वो मिल गए। हाँ, सबसे बड़ा जो चैलेंज आया, जिसको वो चैलेंज ही है और अभी भी थोड़ा वही है, वो है हमारी लेबर को। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हरित क्रांति के बाद सबके दिमाग में जो फर्टिलाइजर, केमिकल वाली खेती करना ही एक मतलब विकल्प है। वही वो जानते हैं कि बस खेती ऐसे ही की जा सकती है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो हमारी लेबर को ये समझाना कि नहीं, हमें यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे, हम ये वाली खाद डालेंगे, उनको ये नहीं समझ में आ रहा था। फिर पीछे से क्या होता था कि हम उनसे बोलेंगे कि आप इसमें ये जीवामृत डालना है, तो वो उसके साथ साथ कुछ केमिकल भी डाल देते थे। फिर कुरेरिया जी जाके देखते थे तो फिर वो उनको बताते थे कि नहीं, ऐसे नहीं करना। तो उनको ये चीज ही नहीं समझ में आ रही थी कि ये किस तरीके से काम होएगा। और देखिए, काम तो हमें उन्हीं से करवाना था। तो इस लेबर मैनेजमेंट में और उनका एक पूरी विचारधारा बदलने में बहुत समय लगा हमको। वो ही सबसे बड़ा चैलेंज था। बाकी तो सब कुछ हमें बहुत मदद मिलती गई, कृषि विज्ञान केंद्र से मदद मिलती गई। एंड दूसरा चैलेंज ऑफ कोर्स, जब हमारी खाद बनने लगी और हमने उसे बेचना चाहा तो वो नहीं बिक रही थी। और सब लोग रेट को लेके बहुत वो करते थे, किंतु हमने उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने कहा, हम जैसे मैंने कल भी बोला था कि क्वालिटी पे ही हम वो करेंगे। किंतु अब आज हमारी लेबर का भी थोड़ा चेंज हो चुका है। वो देख रहे हैं कि इससे भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज उन्हें ये लगता है कि हमने उनको भी हमारी सब चीजों में इंक्लूड किया है। वीडियो बनते हैं, हम उनको भी वीडियो में डालते हैं, यूट्यूब पे उनको भी डालते हैं। कोई ट्रेनिंग हो रही है तो हम उन्हें भी सामने खड़ा करते हैं, क्योंकि ये हमारी लेबर सालों से हमारे खेतों में रह रही है। तो उनको कहीं लगता है कि हाँ भाई, हमें भी अब कुछ नई चीज हो रही है तो इम्पोर्टेंस हमें भी मिल रही है। और हम उनको बोलते हैं कि भाई, आप जानते हो, आप हमारी जमीन को ज्यादा जानते हो, यहाँ पे रहते हो। तो इस तरीके से करके उनको हम अपने साथ में जोड़ के चल रहे हैं। और कुरेरिया जी, आप हैं, आपका नेटवर्क है अभी? जी जी, कुरेरिया जी होंगे यार। जी कुरेरिया जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? चैलेंजेस क्या आए हमको और इसके अलावा? है क्या कि जब अपन ने शुरुआत की थी तो लोग केवल रासायनिक खेती और रासायनिक दवाइयों की बात करते थे और उत्पादन की बात करते थे। हाँ। उस समय में हम लोग उस एरिया में अकेले थे, बाकी अन्य लोगों की भरमार थी जो उत्पादन अच्छा ले रही थी, रासायनिक खाद, रासायनिक दवाइयों का उपयोग कर रही थी। तो उस समय पे हमें अपनी बात रखने में थोड़ा ऐसा महसूस होता था कि हम अकेले हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हमें लोग समझते गए, हमें हमारी जमीन सुधरने लगी, हमारी फसलों का कलर बदलने लगा, कम पानी में हमारी फसलों का उत्पादन ठीक निकलने लगा, स्वाद बदला, सब्जियों का स्वाद बदला। लोग हमारे खेत पे आना शुरू हुए तो हमें लगा कि नहीं, हम अच्छी रास्ते पर चल रहे हैं और लोग हमारी बात सुनने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन शुरुआत में जो परेशानी आई उसमें थोड़ा हतोत्साहित होते थे। लेकिन हमारे जो प्रबंधक महोदय जी हैं, आदरणीय मेहता जी, उनने कहा अगर कोई नहीं लेगा तो कुछ चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम अपने खेतों में उपयोग करेंगे, हम अपने घर में उपयोग करेंगे। तो सभी का मार्गदर्शन मिलता रहा और हम लोग आगे बढ़ते गए। और अब आप लोग पूरे परिवार मिल गया है, अब तो हमें ना डरने की जरूरत है और ना कहीं। ये बहुत अच्छी बात बोली कुरेरिया जी ने कि ऐसा ही लग रहा है, आज ऐसे ही फीलिंग हो रही है कि भाई अब तो एक बहुत बड़ा पूरा खानदान मिल गया हमको। तो अब सब खड़े हैं हमारे साथ। चलिए, बहुत सुंदर। और मैं अब जो है दो शब्द कुछ डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी से चाहेंगे, फिर रंजना जी आभार करेंगे। जी, डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को आमंत्रित करता हूँ।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। बस जब कोई भी शुभ कार्य का उपयोग समय आता है तभी वो काम हो पाता है। वसुधा ने पिछले 4 साल से ये काम शुरू किया, जब से आरंभ किया था तब से मैं इनकी प्रगति सब जान रही थी, और कितनी मेहनत और कितने भागदौड़ के साथ में सारा काम जमाया। इवन पैकिंग के लिए भी दिल्ली में कि भाई पैकिंग अच्छी चाहिए, क्योंकि पैकिंग से भी बहुत फर्क पड़ता है। और खास करके बड़े शहरों में तो जब तक पैकिंग ठीक ना हो तो नहीं हो, तब सही चीज मिल नहीं पाती, भले चाहे उसके अंदर कुछ भी हो। खैर वैसा तो रहा नहीं, तो उसके लिए मतलब एक एक चीज के लिए बहुत दौड़ लगाई है। मैंने भी साथ में जब मैं यहाँ रहती थी, जब भी बीच में मैं आती थी तो मैंने साथ में जाती थी और देखा है कि किस प्रकार से हो। तो बस यही है मेरा कहना कि अगर हमारी सोच अच्छी है, अगर हमारी नीयत अच्छी है, अगर हमारा उद्देश्य अच्छा है, तो ऑटोमेटिक ईश्वर की तरफ से सब प्रकार से मदद मिलती है और सब सहयोग मिलता है। तो बस मुख्य वही हमेशा से यही हम लोगों के परिवार में भी बस यही रही है, इनके पापा की भी यही थी कि भाई सही नियत से काम करना है। तो वही प्रभु कृपा से वही वैल्यूज बच्चों को मिली है, और उससे हम उस सब के माध्यम से मुझे खुशी है कि भाई वसुधा इस प्रकार से अपने यहाँ के घर में जाके और सारी धरती माता की और गाय माता की सेवा में जो लगी हुई हैं, और उसके माध्यम से समाज में और राष्ट्र की में कुछ हेल्प होगी। तो बस ये मुझे एक आनंद की मेरे लिए एक आनंद की बात है। और फिर इस योगाहार परिवार से जोड़ने के लिए मैं कम से कम पिछले 2 साल से, जब से मैं जुड़ी और तब इनका काम चल रहा था, तब से मैं लगी हुई थी। पर वो ये होता है कि जब समय आता है तभी कोई काम होता है। तो आज अभी ये 2 दिन में सौभाग्य ने वो समय आया कि भाई जब वसुधा काफी बिजी रहती थी सब दौड़ भाग में इधर उधर, तो पर अब कहा कि भाई नहीं मम्मी अब बता दीजिए, मैं दे देती हूँ जानकारी। तो इस प्रकार से ये 2 दिन में उनके द्वारा जानकारी सब मिली और वो इस परिवार से जुड़ गई। ये मुझे आत्मिक खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सबको बहुत शुभकामना, सबको बहुत सारी बेस्ट विशेष, और सब काम सबों का काम हमारे आप तो जान ही रहे हैं, सारे भाई किसान लोग हैं और सब उसी लाइन में जा रहे हैं। बहुत सारा इतना सारा ज्ञान मुझे भी मिला इस योगाहार परिवार में 2 साल से जुड़ने के बाद में, कि कैसे कैसे पूरे देश भर में कैसे कैसे काम चल रहा है और कौन कौन कितनी मेहनत से सब कर रहा है। उन सब के लिए भी मेरी बहुत सब शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर किशन जी नमस्कार। पर आपने बहुत समय लगा दिया इनको यहाँ योगा हार लगाने में, लाने में थोड़ा समय ज्यादा लग गया आपके। मम्मी की बिल्कुल गलती नहीं है, गलती में आप मेरे पे ही थोप सकते हैं। मम्मी तो कब से बोल रही थी, किंतु बस यही है कि बच्चों के साथ और घर गृहस्थी के उसमें मतलब वो हो ही नहीं पाता था कि अब बैठ के कर पाए। मतलब अपार्टमेंट लेना पड़ेगा। हम 2 बार दिल्ली हुआ लेकिन आपके दर्शन नहीं हुए। और चर्चा तुम्हारी जरूर होती रही, बच्चों की चर्चा होती रहती है, चर्चा तो होती रहती है। बहुत भगवान ऐसे ही बच्चे सबको दे। डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी बहुत सौभाग्यशाली है कि इन्हें जो संस्कार दिए हैं वो संस्कार निश्चित हम सबको देखने को मिल रहा है। आपसे प्रेरणा लेते हैं सभी हम भाई बहन, और मैं रंजना जी को आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि 10 मिनट ज्यादा हो गए हैं। लगता तो है कि ऐसी चर्चा करते रहे, लेकिन एक समय की मर्यादा है। रंजना जी आए और कल रंजना जी ने भी हमको दोपहर को फोन किया कि एक तो उन्होंने अपनी महाराष्ट्रीय भाषा में बोला खूब छान, और फिर बोला कि इतने दिन से तुमने क्यों छिपा के रखा। मैंने नहीं छिपाया भाई। भगवान को जब मौका मिलता है, जब वो देना होता है तभी देते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी रंजना जी है क्या? रंजना जी की आवाज शायद नहीं है, मिल रही है। तो मैं पुनीता साकरे बहन जी को आमंत्रित करता हूँ, आभार ज्ञापित करें आज के युवाचार और आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय आदरणीय बस्ता जी और उपस्थित जनों का। पुनीता साकरे बहन जी शायद आवाज जी। और आवाज कट रही बहन जी, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, आवाज कट रही है आपकी, थोड़ा जगह बदले जी। ओम आ रही भाई साहब, आवाज आ रही? अब आ रही। ओम भाई साहब जी, सदन को प्रणाम। और आज के जो मुख्य योग शिक्षक हमारे योगाहार के थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। बहुत सुंदर तरीके से
योग की कक्षा ली और हमारे अशोक जी भाई साहब ने श्री हनुमान चालीसा का पाठ किए। हमारी सम्मानीय वक्ता दीदी, आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं काम कर रही थी, व्यस्तता है, घर पे कोई नहीं, इसलिए काम भी करना, योगाहार को भी सुनना, लेकिन जो विषय सुना बहुत गौरवान्वित करने वाला है हम मातृशक्ति के लिए, भारतवर्ष के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें गर्व है कि ऐसी ही मातृशक्ति हमारे समाज में, राष्ट्र के लिए काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन और निवेदन करेंगे कि जब भी ऐसी आपकी आवश्यकता पड़े इस मंच पे, तो निश्चित रूप से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन है दीदी। सादर आमंत्रित हम करेंगे। सभी योगाहार के सम्मानीय योग साधकों का मैं हृदय से अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस योगाहार के सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। फिर से मिलते हैं कल की सुबह की बेला पर 5:30 बजे से 8 बजे तक।